नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के पाठ 1 से 8 तक एक शब्द या वाक्य में उत्तर ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी स्किप न करें। आपको नई से नई ट्रिक जानने को मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी उत्तर को आसानी से याद कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर। मंद रासायनिक क्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग धीरे लगती है, तो ये मंद रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। फिर अगला देखिए, फिर है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये प्रश्न अधिकतर बच्चों को उलझन में डाल देते हैं कि नीले लिटमस से लाल और लाल लिटमस से नीला। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। आपको अम्ल और क्षार ये दो इस प्रकार से याद रखना। यदि हम अम्ल लिखेंगे तो आखिरी में है ल, तो इसमें हो जाएगा अंत में लाल, मतलब नीले से लाल। ठीक है, तो आप एक याद रखेंगे तो आपको दूसरा अपना आप याद आ जाएगा। अम्ल में आखिरी में होता है ल, मतलब लाल, तो नीले लिटमस से लाल कर देते हैं। और क्षार में इसका उल्टा होता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसमें हम लिखेंगे अम्ल। इसके बाद अगला देखिए, जल का पीएच मान होता है। इसमें हम 7 लिखेंगे। इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे, हमने साथ साथ में बैठकर जल पिया। फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे, याद रखेंगे दही ले, तो ले से हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। किसी को बोल रहे हैं हम दही ले ले, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद देखिए, लुईस के अनुसार क्षारक होता है। तो इसमें लुईस का जो दूसरा अक्षर है ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। जब भी लुईस के अनुसार क्षारक होता है ये प्रश्न आए, तो आपको लुईस में दूसरे अक्षर को पकड़ लेना है। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इसके बाद पांचवा देखिए, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक कहलाता है। तो इसमें pH मान लिखेंगे, ये याद रहेगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, नेटल एक शाकीय पादप है। इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है, तो इसमें हम इस प्रकार से याद रखेंगे मेथेनोइक अम्ल। मान लीजिए आप नेटल शब्द पकड़ लीजिए। नेटल में आप नेट शब्द देखेंगे, नेट में आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स के सवाल। नेट में आप क्या देख रहे हैं, मैथमेटिक्स के सवाल। तो इस प्रकार से आपको नाम याद आ जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। फिर अगला देखिए, धावन सोडा कौन सा लवण है। धावन सोडा मतलब, धावन मतलब धोना, धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा। तो उसमें जिसमें झाग निकलती है उसको हम बोलते हैं क्षारकीय लवण। ठीक है, फिर इसके बाद है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें विरंजक चूर्ण और इसका सूत्र किस प्रकार से हम याद रखेंगे, ये सब प्रश्न में ही हमें मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें ट्रिक लगाएंगे। ये जो पूरा प्रश्न है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पानी में पा शब्द ले लेंगे और जीवाणु का जी शब्द ले लेंगे, पाजी। तो पाजी कौन से, वीर पाजी। तो वीर से आपको याद आ जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, पीने के पानी को जीवाणुओं से, तो इसमें पाजी शब्द पकड़ लेना है। पाजी कौन, तो वीर पाजी, तो विरंजक चूर्ण। इस प्रकार से आपको याद आ जाएगा। अब CaOCl2 किस प्रकार से याद रखना है, तो हम वीर से पूछ रहे हैं या वीर पाजी से पूछ रहे हैं, कहाँ हो कल, कहाँ हो कल। तो क से हो जाएगा Ca, और हो में से हम ले लेंगे O, और कल को बना देंगे Cl। कहाँ हो कल तुम। ठीक है, वीर कहाँ हो तुम कल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आप ये पूरा सूत्र भी लिख सकते हैं।
वीर कहाँ हो कल तुम। ठीक है, तो CaOCl2, तुम से 2 बना देना है। तो ये पूरा CaOCl2 किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। Ca भी नहीं याद आए तो आपको वीर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो Ca कैल्शियम पहले आपको जोड़ना है, फिर O और फिर Cl2। ठीक, इसके बाद है क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं? तो क्षार क्या होते हैं? क्षार जैसे शब्द आए तो आपको ये दिमाग में रखना है कि झाग देने वाले, मतलब जल में घुलनशील क्षारक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर 10वां, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको याद रहेगा। फिर एक शब्द में उत्तर, अगले पाठ के हैं वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क में मिलाए जाते हैं। तो इसमें अगलनीय शब्द में आपको गल को बना देना है गालक। ठीक है, फिर दूसरा, लोहे का संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब ही जंग लगना होता है, तो ये जंग लगना लिख देंगे। फिर इसके बाद तीसरा देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समूह के मिश्रण को कहते हैं। तो मिश्रण शब्द से आपको मिश्र धातु बना देना है। फिर देखिए, स्वर्ण की शुद्धता को नापते हैं कैरेट में। इसको आप इस प्रकार से याद रखें, स्वर्ण मतलब सोना, सोना किस में पड़ा हुआ है? कैरेट में। तो ये स्वर्ण की शुद्धता को नापते हैं कैरेट में, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। फिर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, अब यदि सूत्र आपको याद नहीं आ रहा NaCl, तो नमक का पहला अक्षर लेंगे Na, न से हो जाएगा Na, और आखिरी का जो क है उससे हम बना देंगे C और L अपनी तरफ से, NaCl, ये नमक का सूत्र है और वैज्ञानिक नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसके बाद है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें ध्वनि शब्द से हम ध्वनिक बना देंगे और कोष्टक में सोनोरस याद रहे तो लिखेंगे, नहीं याद रहे तो छोड़ सकते हैं, ध्वनिक या सोनोरस। ठीक है, इसके बाद धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो धातु व चमकदार, तो धात्विक चमक, ये गुण लिखना है हमको। फिर 8वां देखिए, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो आपको पारे को मान लेना है पियर से साबुन, पियर से साबुन से आप मल मल कर नहाए, तो मल से आपको याद आ जाएगा अमलगम। ठीक है, फिर आगे देखिए, जब कोई तत्व मिश्रण में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रूपों में, इस शब्द को आप पकड़ लीजिए तो आपको रूप से अपर रूपता, ये शब्द याद आ जाएगा। फिर इसके बाद 10वां देखिए, 2 धातु के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। 2 धातु के नाम लिखिए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। तो इसमें हम लिखेंगे सोना। फिर इसके बाद ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कॉपर और चांदी। कॉपर और चांदी ऊष्मा की 2 सुचालक धातु है, एक तो कॉपर मतलब तांबा और चांदी, इसका सूत्र है Ag। ठीक, फिर इसके बाद है ऊष्मा की 2 कुचालक धातु के उदाहरण। तो लेड और पारा। लेड मतलब सीसा, इसका सूत्र है Pb, और पारे का सूत्र है या मरकरी का सूत्र है Hg। अब आगे देखिए, अगले पाठ के हैं IUPAC का पूरा नाम। अब इसका पूरा नाम आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, ऑफ अपने को लिखना है, P से हो जाएगा प्योर, A से हो जाएगा एंड, और अप्लाइड हमको लिखना है केमिस्ट्री, C से हो जाएगा। अब इसका पूरा नाम कैसे याद रखेंगे? तो आप इस प्रकार से याद रखिए, इंटर किया नेशनल में यूनिफॉर्म में, इंटर किया नेशनल में
यूनिफॉर्म में, और कैसियोनिफॉर्म थी वो प्योर। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आधा नाम आपको याद आ जाएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन, इंटर किया नेशनल में तो इंटरनेशनल, यूनिफॉर्म में तो यूनियन ऑफ, कैसियोनिफॉर्म तो प्योर एंड अप्लाइड, और आखिरी में सी से केमिस्ट्री। इस प्रकार से आप याद रखिए। फिर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है, तो क्रियाशील समूह, ये आपको याद रहेगा। किण्वन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, किण्वन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो एंजाइम की उपस्थिति में। कभी यदि ये भूल जाओ तो किण्वन का मतलब होता है सड़ाना, सड़ाने की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो एंजाइम की उपस्थिति में। इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए किण्वन में से आप ले लिया शब्द कीड़ा, कीड़ा कौन मार रहा है, तो जालम सिंह मार रहा है, जालम सिंह से आपको याद आ जाएगा एंजाइम। किण्वन की क्रिया एंजाइम में होती है, ठीक, एंजाइम की उपस्थिति में होती है। फिर चौथा देखिए, ग्लूकोज व फ्रक्टोज का अणु सूत्र लिखिए। ग्लूकोज व फ्रक्टोज का अणु सूत्र C2C6H12O6। यदि आपको ये याद नहीं रहता है तो आपको ग्लूकोज का ग उठाना है, ग को बना देना है, जी से सी बना देना है, ठीक है। ग्लूकोज के जी को अपने को सी बना देना है, C6, और फ को बना देना है H, और O की मात्रा दोनों में है O6, C6H12O6 या CHO आप याद रखेंगे तो भी आपको 6, 12, 6 तीनों में इस प्रकार से लिख देना है। फिर इसके बाद टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है टाले असीना, टाले असीना। तो असीना से हो गया अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिए। फिर छठा देखिए, एल्केनॉल समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र। तो आपको जिस प्रकार से नारे लगाते इस प्रकार से आपको याद रखना है, एल्केनॉल मेथेनॉल, एल्केनॉल मेथेनॉल, इस प्रकार से आप याद रखिए। और इसका सूत्र पहले मेथेन का सूत्र लिख देंगे हम CH4 की जगह CH3, और इसके बाद OH लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल का सूत्र। इसके बाद है सातवां एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक को हम बना देंगे मेथेनोइक अम्ल, तो ये सदस्य का नाम हो गया। इसका सूत्र HCOOH, HCOOH, ठीक है। फिर आठवां, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं, तो आप इसमें 3 का ये लिखेंगे, 3 समावयवों का। फिर 9वां देखिए, ये सारे लिख रखे हैं, इसमें से आपको केवल ये C3H6 और C2H2 ये आखिरी के 2 लेना है, CH4 के छोड़ देना है, ये तीसरे और चौथे नंबर वाले लेना है, C3H6 और C2H2, ये दोनों क्या है, संकलन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला देखिए, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो ऑक्सी और जीव ले लेंगे तो ऑक्सीजीवी हो जाएगा। अंग्रेजी नाम याद रहे तो आप लिख दीजिए एरोबिक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजीवी लिख देंगे तो आपका उत्तर सही है। फिर ग्लूकोज के लिए एक अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये भी आपको कल बताया गया था, इसमें आपको ट्रिक बताई गई थी 673, किस प्रकार से आएगा वो आपको बताया गया था। इसमें आपको ग्लूकोज के जी को बना देना है 6, और ल को बना देना है एल को आप उल्टा कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 673 किलो। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है, तो अनऑक्सी श्वसन में।
सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास। श्वसन अंग का नाम बताइए। तो यह आ जाएगा श्वसन नलिका। फिर अगला पाठ लीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय के लिए पौधों में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है? तो हार्मोनल या अंतःस्रावी तंत्र। ये आपको याद रखना है पौधों में, ठीक है। फिर मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से याद रखेंगे आप, आगे का मस्तिष्क, पीछे का मस्तिष्क और बीच का मस्तिष्क, तो 3 भागों में। ये याद रखने की ट्रिक है। फिर इसके बाद तीसरा, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। फिर तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे? कपाल क्रिया और 12वां, इस प्रकार से याद रखेंगे तो 12 जोड़ी आपको याद रहेगी। फिर इसके बाद है मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो ये पीयूष ग्रंथि, तो मास्टर पीयूष, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर 5वां देखिए हार्मोन, ये कहते हैं। फिर 6ठा देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग शामिल है? तो इसमें आपको लिखना है मस्तिष्क। आप कैसे याद रखेंगे मस्तिष्क? तो आपको केंद्रीय और तंत्रिका, इन दो में से आपको के और त ले लेना है। इसको बना देना है केट। केट के साथ अपनी क्या की? मस्ती की। मस्तिष्क आपको याद आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण शरीर का कौन सा अंग करता है? तो ऐच्छिक क्रिया में से आप ले लेंगे ए को बना देंगे अनु, और नियंत्रण का आपको लिखना है मस्तिष्क, तो अनु मस्तिष्क, ठीक है। फिर इसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के उत्तरदायी है? तो इसमें शरीर को ही आपको बना देना है सेरिब्रम। फिर 9वां देखिए प्रमस्तिष्क के क्या कार्य है? तो प्रमस्तिष्क के क्या कार्य है, ये पूरा आपको प्रमस्तिष्क शब्द में ही मिल जाएगा। प्र से आपको याद रखना है प्रज्ञा, तो ज्ञा से हो जाएगा ज्ञान, और म की जगह आपको यूज़ करना है ब का, ब से हो जाएगा बुद्धि। फिर इसके बाद आधा स आ रहा है तो स्मरण, ये आपको याद आ जाएगा, और त से हो जाएगा तर्क शक्ति, और वी से विचार करना। आपको वी से विचार करना, ये आपको याद ध्यान रखना है। एक बार फिर देखिए, प्र से प्रज्ञा, तो ज्ञा से हो गया ज्ञान। फिर म को बना देना ब, तो ये हो जाएगा बुद्धि। फिर आधा स है, इसको करना स्मरण। फिर त को बना देना है तर्क शक्ति, और आखिरी में लिख देना है विचार करना। तो ये ट्रिक है प्रमस्तिष्क के कार्य की। इसके बाद फिर आगे देखिए, पुरुष किस उम्र तक शुक्राणु उत्पन्न करता है? तो जीवन भर करता है, जीवन पर्यंत। मनुष्य में प्रसव काल की अवधि क्या है? मनुष्य में प्रसव काल की अवधि क्या है? तो इसमें आप फरवरी का महीना याद रखिए, उसमें आप 0 मिला दीजिए। फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 28, तो आपको 28 को 280 बना देना है, ठीक है। फिर परिपक्व अंडाशय कितने समय अंतराल के पश्चात अंडे छोड़ता है? तो इसमें आपको 28 दिन बाद इस प्रकार से याद रखना है। तो इसमें फरवरी महीना याद रख लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा। फिर इसके बाद चौथा देखिए, मादा में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो अंडाशय द्वारा, ये तो याद रहेगा। फिर मनुष्य में शुक्राणु किस अंग के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये वृषणों द्वारा, ये भी याद रहेगा। फिर 6ठा देखिए, मादा मनुष्य में यौनावस्था कब प्रारंभ होती है? तो 12 से 16 वर्ष की आयु में। फिर प्रजनन किसे कहते हैं? तो आप इसमें जनन याद रखिए। जनन मतलब, जनन से आप जननी याद रखिए। जननी मतलब जन्म देने वाली। तो अपने ही समान जीव उत्पन्न करने वाली क्षमता को, अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगला देखिए, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आएगा हाइड्रा में मुकुलन। आप हाइड्रा को गूगल में सर्च कीजिए, उसका चित्र भी मिल जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, और ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। फिर इसके बाद है, नर में वृषण की संख्या होती है? तो 2 होती है, ये तो याद रहेगा। फिर इसके बाद है, मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, ये भी याद रहेगा। फिर
एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। अब इसकी परिभाषा आपको कैसे याद रखना है, देखिए। तो पुष्प देख के आपको लिखना है जब पुष्प में, फिर पुष्प का पहला अक्षर लेना है पु, इससे बना देना है पुंकेसर, और दूसरा अक्षर लेना है आधा स, तो इसको बना देना है स्त्री केसर में अपनी तरफ से। और फिर आपको लिखना है कोई जननांग उपस्थित होता है, कोई एक जननांग उपस्थित होता है। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो पुष्प शब्द से आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। फिर आगे देखिए, जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो आपको जीन को जीन से मानना है, आखिरी शब्द स आ जाएगा तो सटन कर देना है, ठीक है। फिर आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था, तो मेंडल ने दिया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये याद रखना है आपको। फिर इसके बाद है, मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया, तो कारक नाम दिया, ये भी याद रहेगा। फिर एलील किसे कहते हैं, तो इस एलील में आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। ए से हो जाएगा एक ही लक्षण के, ए से हो जाएगा एक ही, फिर ल से हो जाएगा लक्षण के विरोधी, और रूपों को प्रकट करने वाले कारक, ये आपको लिखना है। एक ही लक्षण के विरोधी रूपों को प्रकट करने वाले कारक, इसे हम एलील कहेंगे। ये पांचवा प्रश्न है, जीनोटाइप से क्या तात्पर्य है, तो आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं जीव में लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। फिर छठा देखिए, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान। सातवां देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसमें आप याद रखिए आर्कियोप्टेरिक्स में एंड्रियास वेगेनर, यह नाम आपको याद रखना है। तो आप क्या करेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स का शब्द ले लिया आ, और आए वे, आर्कियोप्टेरिक्स जैसे ही दिखे आपको वैज्ञानिक का नाम पूछे तो आपको आ आए वे, तो आ तो हो गया आर्कियोप्टेरिक्स, और ए और वे से बना देना है आपको एंड्रियास वेगनर। फिर आठवां देखिए, भ्रौणिकी विज्ञान के जनक का नाम, तो ये वन वेयर, वी भी याद रखिए इसमें। फिर तो इसमें ए वी भी याद रख सकते हैं सातवें में, और इसमें वी भी याद रख सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स का है तो ए वी, और भ्रौणिक विज्ञान का है तो वी वी, तो आपको पूरा नाम याद आ जाएगा। फिर डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो आर्कियोप्टेरिक्स। फिर इसके बाद है 10वां, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो च से बना देना आपको चार्ल्स, और इसमें आपको याद रखना है पा से पाड़ा, तो डार्विन याद आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन। फिर 11वां देखिए, समरूप अंग का उदाहरण दीजिए, तो चिड़िया व तितली के पंख, ये समरूप अंग के उदाहरण हैं। दोनों एक प्रकार से उड़ते हैं इसलिए ये समरूप अंग हो गए, दोनों एक एक तरफ होते हैं दोनों ओर। फिर 12वां देखिए, पक्षी व सरीसृप वर्ग के बीच संयोजी कड़ी कौन सी है, तो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियो तो यह हो गया पक्षी के लिए, और एप्टेरिक्स हो गया सरीसृप के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको आर्कियोप्टेरिक्स दो नाम आपको मिलाना है। फिर 13वां देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाले एक अवशोषी अंग का नाम, तो इसमें आपको याद रखना है निमेशक पटल। फिर 14वां देखिए, मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव कोशिका में कुल 46 होते हैं, और अगर जोड़े से पूछे तो 23, ठीक है। तो 23 का डबल 46।
फिर 15वां है, जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया तो प्रथम संतति F1 में पौधे कैसे थे? तो कैसे थे? सभी लंबे थे, सभी लंबे थे। तो साथियों, ये थे पाठ 1 से 8 तक विज्ञान के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो जहाँ जहाँ आपको ट्रिक बताई गई है वो आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।